नमस्कार, धन लक्ष्मी सूत्रा हमारी इस खास सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और पिछली बार हमने ये बात की थी कि क्यों हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम सिर्फ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं नहीं, बल्कि ये भी सोचें कि कैसे उनको बचाएं और उनको बढ़ाएं। तो इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स समझना हम सबके लिए कितना जरूरी है। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मैं पूरी तरह से फाइनेंशियल इलिटरेट हूं अभी इस मामले में। तो धन लक्ष्मी सूत्रा इस सीरीज के जरिए मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करूंगी कि हम सब कैसे अपने कमाए हुए धन को बढ़ा सकते हैं और अच्छे ढंग से उसे बचा सकते हैं। और हमें ये समझाने के लिए हमने चुना है फाइनेंशियल एक्सपर्ट विनायक सप्रे जी को। उसकी वजह यह है कि वो इन्वेस्टमेंट के सूत्रों को बहुत ही सरल ढंग से समझाते हैं, कबीर और रहीम के दोहों के जरिए और अकबर बीरबल की कहानियों के जरिए। तो मुझे लगा समझना हम सबके लिए थोड़ा आसान होगा। चलिए, तो आज इस सेकेंड एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत करते हैं विनायक सप्रे जी का। विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है धन लक्ष्मी सूत्र में। थैंक यू सो मच ऋचा जी, एंड आई एम ओवर एक्साइटेड टू गेट इन टच विद योर सब्सक्राइबर्स एंड होपफुली वी विल डू द जस्टिस आल्सो। जी, तो पिछले हफ्ते आपने हमें ये तो बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया था कि क्यों हम सबके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं कहें, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अपनी जो हमारी इनकम होती है, जो हमारे पास पैसे होते हैं, और ये कहकर भागना ठीक नहीं कि हमको ये सब समझ में नहीं आता, पैसों की बातें, ये ठीक नहीं है। अगर कमा रहे हैं तो उसको बचाना और बढ़ाना भी आना चाहिए। और पिछले हफ्ते मैंने आपसे पूछा था कि आप इन क्लासेस की शुरुआत किस दोहे के साथ करेंगे, तो उस दोहे से शुरुआत करें आज के एपिसोड की। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। तो दोहा ये था कि मूड बुढ़ाए हरि मिले, हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भीड़ न बैकुंठ जाए। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। आमतौर पे हम लोग कहते हैं अरे इंडियंस को निवेश करने की आदत नहीं है या उनको तरीका नहीं मालूम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि हम सब 206 हड्डियों के बने हुए लोग हैं और मानव जाति का ये खास एक तरीका है या ये कह लीजिए आदत है कि वो सर्टेन बिहेवियरल बायसेस उनके होते हैं। उसमें से ये एक है हर्ड मेंटालिटी, जिसको हम हिंदी में भेड़चाल कहते हैं। तो इसका पहला उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि शायद 1637 ईस्वी में, आज से करीब 400 साल पहले, जब टुलिप मैनिया हुआ, तो टुलिप के फूल खरीदने के लिए लोगों में एक होड़ सी मच गई थी। अच्छा, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें इन द लास्ट 28 इयर्स और सो, बिकॉज मैं बार बार हमेशा पिछले 28-30 सालों का एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि तभी इकोनॉमी ओपन अप हुई। तो पहला एग्जांपल हमको देखने को मिलता है हर्षद मेहता का। तो उस दौरान लोग जो भी वो बात कहते थे मीडिया में, लोग बिल्कुल आंख मूंद के यकीन करते थे, एंड उसकी परिणति क्या हुई है हम सबको मालूम। उसके बाद हमारे आपके जैसे लोग जब कॉलेज में थे, तब प्लांटेशन कंपनीज बहुत सारी आई थी और उन्होंने बहुत सारे अनाप वादे किए कि आपके पैसा 4 साल में डबल हो जाएगा या 3 साल में डबल हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि गारंटी ये शब्द उसमें लगा हुआ था कि गारंटीड इनकम, तो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखिए 99-2000 के दरमियान टेक बूम आया, जब हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग इन्वेस्ट करने लगे। एक बड़ा मजेदार सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कंपनी का, लेकिन वो कंपनी थी सॉफ्टवेयर बनाने वाली। और लोगों ने सोचा ये सॉफ्टवेयर है और उसमें पैसा डाल दिया और शेयर तेजी से ऊपर गया। जब लोगों को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, देर हो चुकी थी। और जिस घटना ने मुझे ज्यादा हिलाया, बहुत झकझोर दिया, वो था 2008 जनवरी का टाइम, जब ये आईपीओ आया एक कंपनी का। और लोग ने मतलब मार्जिन फंडिंग कहते हैं कि आपसे उधार लेके लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ तक कि कहीं कहीं पे लोगों ने 20-20 गुना से ज्यादा का ये लेके इन्वेस्टमेंट किया। व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर दैट, जनवरी 2008 की बात है, सेंसेक्स वाज एट अराउंड 21,000, व्हिच वाज द पीक। अगले 9 महीने में सेंसेक्स 21,000 से गिर के 8,500 हो गया।
टोटल फॉल ऑफ 62%। और उस दरमियान बहुत सारे विशेषज्ञ लोग जो आते थे वो कहते थे अभी ये सेंसेक्स 40,000 जाएगा। तो हमारे आपके जैसा जो रिटेल निवेशक है उसने बेचारे ने मतलब बाजार के बाहर पैर निकाल के इन्वेस्टमेंट कर दिया और सोचा था कि जल्दी पैसा बनाऊंगा और मजबूरीवश वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल 4 साल के दरमियान हमने बिटकॉइन में देखा है कि लोगों ने बहुत बुरी तरह चलाए। तो ये हर्ड मेंटालिटी और हर 2-4 साल के अंदर देखने को मिलती है। और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी निवेश कर बैठते हैं। तो इसमें क्या ये भी कई बार होता है कि जैसे अगर मुझे कहीं शुरू में फायदा मिल रहा हो तो मैं अपने सब आसपास के लोगों को, दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि भाई तुम इसमें इन्वेस्ट करो और इसमें फायदा होगा। तो शुरू में तो कुछ लोगों को फायदा हो जाता है शायद, लेकिन उसके बाद जो पूरी भेड़चाल होती है वो पैसा गंवा देती है। बिल्कुल। मैं पिछली बार भी आपसे कही थी कि मेरे जैसे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हमें ये नहीं चाहिए कि रातों रात धन चौगुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, बट जो हो वो सेफ रहे। तो क्या वहां पर भी लोग हर्ड मेंटालिटी का शिकार होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी? टू अ ग्रेट एक्सटेंट यस, क्योंकि इस तरह से वो प्रोडक्ट आपको बेचा जाता है जो आपको दिखता नहीं, देन यू विल फॉल फॉर इट। तो मैं अगर आपसे आपको 2 ऑप्शन दूं, ओके, ऑप्शन 1 और दोनों गारंटीड रिटर्न। ऑप्शन 1 कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए हर साल दें निवेश करने के लिए, तो आफ्टर 20 years I will give you 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए हर साल दें इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको 8% का रिटर्न दूंगा। Which option would you choose? 20 का 40 sounds very attractive. Attractive, right? Reason being that the way it is projected to you, as a human being, we get tempted to look at the larger number, bigger number, जो number sound बड़ा करता है, क्योंकि हमारा जो mind है, it is not tuned to calculate the percentage. तो आपने 40 लाख, अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आपको 45,73,000 रुपए मिलते। अगर आप 8%, okay, so the difference is 5,76,000 rupees. But the mind generally prefers to look at the numbers. Okay? अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, 1 साल की मैं FD ले रहा हूँ। बैंक 1 gives you 7% return, बैंक 1, and बैंक 2 gives you 10% return, 10% return. Which one would you choose? 10%. 10%, right? Since you have not done your homework, you will go for that 10%. Then you realize that, oh, this is the bank which is likely to get burst, or which gets burst. हमने सुना है ना, वैसे बहुत सारी कहानियां सुनी, right? अभी वो 3% हमको क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि अमाउंट 10,000 रुपए था, तो 10,000 रुपए से आपको फायदा कितना हुआ? 10,000 रुपए पे 7% is 700 रुपीज, and 10,000 पे 10% is 1,000 rupees. 1,000 rupees. It's only 300. So I'm ready to take the bet of 10,000 rupees only for 300 rupees. That's how people get trapped. Okay. So as an investor, you should not look at only absolute number. You should not look at only percentage number. You should do both. दोनों का। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले उस जो बॉडी है उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। वो जो बैंक है या जो भी है, उसका फ्यूचर क्या दिख रहा है, होमवर्क करने की आवश्यकता है, बजाय इसके भेड़चाल में जाने के। अब वो भेड़चाल होती क्यों है? उसके पीछे कारण यह है कि एक तो प्रतिस्पर्धा है कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फोमो, fear of missing out. If my friend is making money, if my neighbor is making money, and they are actually talking about it in social circle that hey, I have made 10 का 20 हो गया, then you even if you are a risk averse investor, आपको लगता है अरे मैं कहीं छूट न जाऊं, और उस वजह से आप उस भेड़चाल का पालन करना शुरू कर देते हैं। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट
जब आप करने जाते हैं तो आपका डेस्टिनेशन इज नॉट डिफाइंड। चलिए, तो आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें मिली है विनायक सप्रे जी से कि जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो सिर्फ वो नंबर ना सुने जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव सा नंबर दिखा दिया जाता है कि 5 साल में आपका धन दोगुना हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, और सिर्फ परसेंटेज पर भी ना जाएं, और सिर्फ ये ना देखें कि जहां ज्यादा परसेंटेज है वहीं फायदा होगा, वहां उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझकर और अपनी रिसर्च कर ही जहां भी इन्वेस्ट करना हो वहां इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही विनायक जी, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फैक्टर, और कितनी बड़ी राशि, जैसे आपने कहा कि भाई 10,000 रुपए में इन्वेस्ट कर रही हूँ या कोई 10 लाख कर रहा है या 10 करोड़ कर रहा है, वहां पर भी क्या ये डिसीजन वेरी कर सकता है, और कितने टाइम के लिए, भाई 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, ये 2 फैक्टर्स भी कैसे हमें ध्यान में रखने चाहिए? तो हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। तो अगर आपको याद हो पहले एपिसोड में हमने बात की थी कैलकुलेटेड रिस्क की। कैलकुलेटेड रिस्क क्या है कि कितने रिस्क के सामने मुझे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, वो मुझे आंकना आना चाहिए। तो वो अगर आप ध्यान में रखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। राइट? तो फॉर एग्जांपल अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी who is financially free can take bigger risk because I am a debt free fellow, but at the same kind of a person who is having a debt, जिनके लोन वोन चल रहे हो, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होगी। तो इसलिए वो रिस्क का आकलन करना कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली इन द लास्ट 8-9 मंथ्स ये पैंडेमिक में लोगों ने इस बात किया that they were overexposed to risk. If you are paying EMIs, in that case what happens, EMI तो आपको EMI लोन दिया तो EMI तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो पर कर दिया तो सब बात अलग है, but eventually you will end up paying the EMI, right? Secondly, जो आपकी अगर जॉब चली गई है बंदे की, अगर किसी व्यक्ति की जॉब चली गई है और उसने 6 महीने का पैसा अगर अपने पास लिक्विड मनी नहीं रखा है, तो ऐसे लोगों की बड़ी मुसीबत आ जाती है। लिक्विड मनी मतलब जो कैश इन हैंड जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास बैंक में अकाउंट में या हमारे पास घर में पैसा रखा है। बिल्कुल। फाइनेंशियल प्लानिंग के सिद्धांत कहते हैं कि 3 से 6 महीने का पैसा आपके लिक्विड में होना चाहिए, कैश इन हैंड होना चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 8 से 10 महीने का होना चाहिए, क्योंकि जो मुसीबतें हैं ना, ये डोरबेल बजा के नहीं आती। सही बात। और ये पैंडेमिक ने, कोविड ने हमें सिखा दिया। बिल्कुल अच्छी तरह कही है, बुरी तरह कही है, सिखा दिया कि रहीम कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। अगर उसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में इंटरप्रेट करें तो कैश, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कि जिस तरह से कमल के नीचे अगर पानी नहीं होगा तो से कोई नहीं बचा सकता। वो बात अलग है, चारों तरफ खिला है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखें, लिक्विडिटी के से देखें, उसको हम कंटिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं। और दूसरा है, दूसरी जो गलती लोग करते हैं कि डाइवर्सिफाई नहीं करते। एज इन बहुत सारे लोग आमतौर पे गोल्ड या रियल एस्टेट में ओवर एक्सपोज होते हैं। अगर आप उसको डाइवर्सिफाई करिए, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप रियल एस्टेट लेना चाहें दिल्ली या बॉम्बे जैसी जगह में, तो आपको 1 करोड़ में भी कोई ढंग की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, राइट? तो आपका एक्सपोजर एक तो ज्यादा हो जाता है। दूसरा, रियल एस्टेट, एवरी एसेट क्लास हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स। तो रियल एस्टेट की लिक्विडिटी ये शक कर जाती है। एंड इफ यू आर ओवर एक्सपोज टू रियल एस्टेट और आपके प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 2 करोड़ रुपए है, और आपको 20 लाख रुपए की ही सिर्फ जरूरत है, तो आप एक बेडरूम तो नहीं बेचोगे, आपको पूरा उसका पूरा राइट? एंड इन दैट केस, जब ये सामने वाले को पता चलता है कि आपका लिक्विडिटी का इश्यू है, यू नेवर गेट प्राइस व्हिच यू वांट टू प्राइस। डाइवर्सिफिकेशन पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अकबर गिरबत की। कि एक व्यक्ति आया और दरबार में अकबर के, और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बड़ा विद्वान व्यक्ति है, और विद्वान तो मैं भी कम नहीं हूँ, तो मेरा शास्त्रार्थ जैसा कुछ करा दीजिए, कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा विद्वान है।
अकबर तुरंत मान जाते हैं और बिना बीरबल से पूछे कहते हैं हाँ हाँ कंपटीशन करते हैं। तो बीरबल सुनते हैं और उसके बाद एक मर्तबान लेके आते हैं, कांच का मर्तबान बाहर से लेके आते हैं और उसमें कुछ पत्थर डाल देते हैं, मतलब पूरे पत्थर से मर्तबान को भर देते हैं और उसको पूछते हैं कि अभी इसमें कुछ डालने की जगह है क्या? बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो पूरा भरा हुआ है, इसमें कहाँ कुछ डाल सकते हैं। इस बार बीरबल छोटे छोटे कंकड़ लेके आते हैं और वो उसमें डाल देते हैं, तो जो जगह बची होती है और मर्तबान को थोड़ा सा हिला देते हैं तो वो कंकड़ जो बची हुई जगह होती है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। फिर पूछते हैं अब अरे यार अब तो बिल्कुल ही जगह नहीं है, कहाँ है तुम बात कर रहे हो कि इसमें कोई जगह बची है? तो वो रेत डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो, तो उसको रियलाइज होता है कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि 2-3 गलतियां हो जाती हैं एंड दैट्स हाउ बीरबल प्रूव कर देते हैं कि ही इज रॉन्ग। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, वो मर्तबान जो है ना वो आपका पोर्टफोलियो है एंड यू नीड टू हैव 3-4 डिफरेंट एसेट क्लासेस व्हिच कैन, अगर आप ये सोचो कि इसको एक ही से भर देंगे तो बात बनेगी नहीं, तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। पीपल गेट ओवर एक्सपोज टू पर्टिकुलर एसेट क्लास एंड दैट्स वेयर द मिस्टेक हैपेंस। एंड और ये जो मिस्टेक है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिस्की एसेट में ही होती है, नॉन रिस्की एसेट में भी होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओवर एक्सपोज टू एफडी, एनएससी है ना, और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा जो ग्रॉस रिटर्न है, जैसे आपने एफडी करने आपके लिए आप बैंक में गई और बैंक वाले बैंकर ने बोला कि 7% का रेट है, राइट, so which is your gross return. As an investor, you should always look at net return, not the gross return. अच्छा, ये क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि आपने 7% पे लिया, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो 1/3 of that will get wiped out. तो 7% में से 1/3, which is like 2.33. और हम सरचार्ज लगा दें तो आप मोटा मोटी 35% उसमें से निकाल दीजिए, तो आपके हाथ में कितना आता है? less than 5%, which is your net. अभी वो 4% से अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें, मान लीजिए 7% इज योर इन्फ्लेशन, तो 4.5 minus 7 is equal to minus 2.5. It is your net. Right? So over a longer period, it can hit you very hard. Initially, you can say that okay, this is very safe. I agree, it is very safe. लेकिन वो बट लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। बनाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए ऐसे निवेश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही निवेश करना चाहिए, एफडीज और जो सेफर एसेट। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्गर पीरियड, से 10 years plus kind of, then ideally you should invest into asset classes which may look very risky initially, but over a period of time, जैसे से आपका समय बढ़ता जाता है, वो रिस्क जो वोलेटिलिटी है, रिस्क क्या है? वोलेटिलिटी है ना, ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, इट गेट्स इवन आउट। विनायक सप्रे जी, अगले हफ्ते कबीर या रहीम के कौन से दोहे पर आप हमें अगला धन लक्ष्मी सूत्र देंगे? ठीक, तो अगले एपिसोड में हम बात कर सकते हैं जल्दबाजी की, या काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, शुभस्य शीघ्रम, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, उस पर हम बात कर सकते हैं। और आपको एक छोटे से मैसेज से छोड़ रहा हूँ कि आपने सुना है दुर्घटना से देर भली जी, निवेश के मामले में देर ही दुर्घटना है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे अगले हफ्ते कि कैसे अगर आज इन्वेस्टमेंट करना है तो आज ही करना है, उसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है। कोशिश यही होनी चाहिए, जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, कि जितने पैसे हम कमाएं उसको ठीक से बचाएं, उसको गंवाएं बिल्कुल नहीं, बढ़ा सकें तो बढ़ाएं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया विनायक सप्रे जी,
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगर हमारे किसी भी व्यूअर को कोई सवाल है तो contact@zindagivithricha.com पर हमें मेल करें। आपके सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।